नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत स्वास्थ्य दोनों के बारे में भी जानकारी देनी है साहब, कि आपकी सेहत कैसी है, आप कैसे, आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे। अभी बस जब मैं आपके सामने आने वाला था ना, तो मेरे कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे, यानी जो ईयर प्लग्स होते हैं, वो ईयरबड्स जो होते हैं वो। तो मैंने कहा ये मेरे कानों, मतलब मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने कहा कि चलो पहले इनको साइड में करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग स्वस्थ हैं? ठीक है आप सभी लोग? अच्छी बात है। गुरु जूम मीटिंग दो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक, कंप्यूटर जी, एक जूम मीटिंग की व्यवस्था करवानी है, जो कि हमने पहले से बातचीत करके रखी थी। चलो ठीक है साहब, ठीक है ना? ठीक है, डन। कि बोलते हैं टीम को, ठीक है ना? बोलते हैं टीम को, अभी बोलते हैं टीम को। रुको, पीछे शायद दिमाग में रहे रहे ना भी रहे। लो साहब, भेज तो दिया है। अब देखो, टीम का अप्रूवल जैसे ही आया उस दिन आपका डेट सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। अनिल जी हमारे साथ हैं, शिवानी जी, शिवाजी हमारे साथ आ चुके हैं, विक्रम जी हैं, शरद जी भी हमारे साथ हैं, रोहन जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ हैं? ठीक है आप सभी लोग? आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं तैयारी को, ठीक है ना? तैयारी को शुरू करते हो। तैयारी को शुरू करने से पहले एक सवाल जो कि थोड़ा सा जरूरी है। जरूरी सवाल क्या है कि सर, दिन के टारगेट, अगर हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो साफ दिन के टारगेट जरूर बना रहे हैं। आज जो भी चीजें आपको करनी है, जो भी चीजें लिखनी है, जो भी चीजें पढ़नी है, कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर जी? अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये, अगर आज आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप ये, अगर आज आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में ये। मतलब एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, इससे से ज्यादा नहीं, ठीक है ना? इससे से ज्यादा नहीं, एक या दो सब्जेक्ट। उसके बाद सर अपना रिवीजन। रिवीजन सर उसी पद्धति के आधार पर कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आज पढ़े हुए टॉपिक का 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद और समय मिल जाएगा, तो 21वें दिन के बाद आपको उसका रिवीजन करना है। ये रिवीजन की पद्धति है। एक दो सब्जेक्ट लिखिए, 9 से 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठने की आदत डालिए। रोहन जी कह रहे हैं कि गुरुजी छंद का पीडीएफ, छंद का पीडीएफ नहीं है क्या? होगा, देखिएगा जरा, ठीक है ना? तो ये आप ही आना उस जूम मीटिंग में, आप ही आना। अरे हाँ, मैं ही तो आऊंगा, और कौन है ना? ठीक है, डन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। आज एक नए टॉपिक के बारे में शुरुआत करते हैं। नया जो टॉपिक है जी हमारा, वो है हिंदी साहित्य, ठीक है? टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर हिंदी साहित्य। टॉपिक क्या है? हिंदी साहित्य। आज से आपका साहित्य शुरू हो रहा है, और ये जो साहित्य है ना, बेहद ही रोचक तरीके से थ्योरी के साथ हम पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद सवाल, थ्योरी के बाद क्या करेंगे? सवाल। या फिर अगर आपको सवाल रिकॉर्डेड रूप में चाहिए, तो देखो अभी, अच्छा कौन कौन यूट्यूब वाली क्लास कर रहा है? आप में से कोई एक आध विद्यार्थी है जो कि यूट्यूब के सेशन अटेंड कर रहा है? यानी यूट्यूब पर एक 11:30 बजे क्लास होती है हिंदी की। कितने बजे होती है? 11:30 बजे एक हिंदी की क्लास होती है, सुबह 12:30 बजे, ठीक है ना? गुरुजी, बुआ पूछ रही थी आपको, बुआ से बोलना कि हमारे हालचाल बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आप बुआ से पूछना कि हम बुआ जी के बारे में पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं कि नहीं, ठीक है ना? अच्छी बात है, करते हो, ठीक है ना? तो वहां पर ना हिंदी साहित्य के सवाल अभी शुरू हो रहे हैं। एक दो दिन पहले तक सर हमने वहां पर आदिकाल से संबंधित कुछ सवाल कराए थे, और अब वहां पर आज से भक्ति काल के वहां पर सवाल शुरू हुए हैं। किसके सवाल? भक्ति काल के। तो आपका कर्तव्य है कि थ्योरी यहाँ से पढ़ने के बाद वो क्लासेस रिकॉर्डेड रूप में वहां पर है यूट्यूब पर। यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज चैनल अगर आप टाइप करोगे, या फिर यूपी एग्जाम केजीएस अगर आप टाइप करोगे, तो वहां पर वो वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। दुगनी स्पीड पर लगानी है। किस स्पीड पर? कि गुरुजी 2.0 दुगनी स्पीड पर वीडियो की स्पीड करनी है। शुरुआत में मैंने वीडियो के
हर एक वीडियो की शुरुआत में ये बात कही है कि आप अपने दिन के टारगेट बनाइए, ये करिए वो करिए, जो कि जरूरी भी बात है उन विद्यार्थियों के लिए। आपको ये बात पहले से पता है तो आप उस सेशन को, जहां तक मैंने कहा है कि भाई आपको अपने टारगेट बनाने चाहिए, उसको स्किप करिए। स्किप करने के बाद तुरंत अपनी वीडियो को देखना शुरू करिए, ठीक है ना। तुरंत उन सवालों को देखना शुरू करिए। थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ने के बाद सवाल करने हैं, अभी नहीं कि भाई अभी आप वहां से सवाल करने ही लगे। हाँ, अगर सवाल करते हैं अभी आप तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी को पढ़ने के बाद करोगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। स्टार्ट करें। आज से आपका साहित्य शुरू हो रहा है। एक दो बातों को मैं पहले स्पष्ट कर दूं। सर ये दिल पर बात लग जाएगी सर बुआ के, अच्छा दिल पर बात लगेगी। रोहन जी कह रहे हैं गुरु जी छंद की पीडीएफ, अरे छंद की पीडीएफ वहां पर जरा देखने का प्रयास करोगे तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो मैं एक बार बोलूंगा तो वहां पर टीम डाल देगी उसको, ठीक है ना। वैसे मैंने बोल रखा है, ठीक है ना। ठीक है रोहन जी, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर कुछ बातें समझने का प्रयास करिए। ये जो साहित्य है ना, साहित्य सर एक प्रकार का समुद्र है। ये क्या है? समुद्र। साहित्य है सर एक प्रकार का समुद्र, और इस समुद्र को हमें छानना नहीं है, ना ही समुद्र को पीना है, ना ही समुद्र में जाना है। बस हमें इस समुद्र की कुछ कुछ बूंदें चुरानी है, ठीक है ना। तो बस थोड़ी सी बूंदें चुराने का प्रयास करना है। दो चार बूंदें हम चुराएंगे, बस बात खत्म। कहने का मतलब साहित्य में, साहित्य का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है जिसमें समाज के हित की भावना छुपी हो। समाज के हित की भावना जिस काव्य में या जिस में छुपी है, उसे हम साहित्य का नाम देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। तो इस पूरे के पूरे समुद्र से कुछ बूंदें चुराने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक होंगी। हिंदी साहित्य से यूपीएससी ऑप्शनल भी होता है, यानी वहां पर हिंदी साहित्य समुद्र है। उससे भी ज्यादा जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, वो जब हिंदी साहित्य पर रिसर्च करते हैं तो वो तो कंप्लीट समुद्र है। हिंदी साहित्य संपूर्ण तरीके से अगर हम बातचीत करें, वास्तव में समुद्र है, लेकिन हमें उस समुद्र को नहीं पढ़ना है। हमें केवल थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए हमारी परीक्षा के हिसाब से। तो कुल मिलाकर 15 से 16 क्लासेस या जितनी भी क्लासेस होंगी, जब तक आपका साहित्य कवर नहीं होता, उसके बाद वाक्य इत्यादि के टॉपिक, तब तक ये क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन का माध्यम हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। डन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं कि सर इसमें से कुछ बूंदे चुराने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा कि सर हमने इस वाले मैप के बारे में चर्चा करी थी, किस वाले मैप के बारे में? इस वाले मैप के बारे में, याद है किसी को? इस वाले मैप के बारे में चर्चा करी। सही नोट्स बनाने का मौका कहाँ देते हो? कोशिश किया था, सब छूट जाता है, इतनी स्पीड में चलते हैं। अरे इतनी स्पीड में कहाँ? स्पीड में, ठीक है ना। सर कल हिंदी की क्लास चली थी क्या? अरे अब देखो, अब मुझे बोलने का मौका दो। कल हिंदी की क्लास चली थी, सारी की सारी क्लासेस हुई। देखो कि अगर हम यहाँ पर बातचीत करें इस वाले मैप के बारे में, आपने और हमने बातचीत करी है कि कैसे कैसे आर्य आए, कहाँ से आए, कैसे आए, और इत्यादि इत्यादि बात, ठीक है ना। कि सर यहाँ पर एक स्थान था ब्राह्मदेश स्थान, यहाँ से आर्यों का समूह चला, क्योंकि इस स्थान पर प्रलय भूकंप इत्यादि आ रहे थे, दो भागों में समूह टूटा, फिर भारतीय आर्य कबीला भारत में प्रवेश करता है। इस वजह से सर इसको आर्यव्रत कहते हैं, यानी उत्तर भारत को बोलते हैं आर्यव्रत, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले आर्य आए। आर्य आए तो उनकी भाषा संस्कृत भी आई, पशु यानी जानवर भी, यानी उनका पशु गाय भी आया, ठीक है ना। इत्यादि इत्यादि बातों को सर हमने जाना, ठीक। अब इस स्थिति को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं कि सर जी हमने जब हिंदी भाषाओं का विकास पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि सर ये जो समय रहा, ये रहा 1500 ईसा पूर्व का। जब 1500 ईसा पूर्व में जो संस्कृत भारत आ रही है, उस संस्कृत का जो नामकरण किया गया, क्योंकि उसमें वेदों की रचना हो रही है, तो कह दिया गया कि सर ये वैदिक संस्कृत है। अब भाषा की प्रवृत्ति हम पहले ही समझ चुके हैं कि भाषा कठिन से सरल होती है धीरे 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 समय के आधार पर। पहले माता जी को मातृ कहा करते थे, फिर माता कहने लगे, फिर मम्मी कहने लगे, आजकल माँ ही कहते हैं। यानी भाषा कठिन से सरल होती चलती है। तो वैदिक संस्कृत का ये जो समय पीरियड रहा, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सर ये समय काल इसका रहता है, 1500 से 1000, ठीक है ना। उसके बाद कि सर वैदिक संस्कृत के प्रमाण के रूप में सर हमने ऐसे पढ़े थे कि सर वेद इसके प्रमाण है, ठीक। उसके बाद भाषा ने अपने आप को सरल किया। भाषा सरल होकर क्या बन गई? भाषा सर थोड़ी सी सरल हो गई। अब ये कहलाई लौकिक संस्कृत। क्या कहलाई? लौकिक संस्कृत। और ये जो लौकिक संस्कृत है ना सर, इसमें गीता, रामायण, यानी इनकी जो भाषा है, रामायण,
महाभारत की, तो सर वो वेदों से थोड़ी सी सरल संस्कृत है। ठीक, उसका ये जो समय रहा, ये समय रहा सर, ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व सर इसका समय रहा। इसके बाद सर भाषा ने अपने आप को और सरल किया। सरल करने के बाद सर भाषा पाली में परिवर्तित हो गई। भाषा और सरल हुई तो सर प्राकृत में परिवर्तित हो गई भाषा। अच्छा, इनका समय कि सर ये 500 ईसा पूर्व से लेकर ये 1 ईसवी में अब ये प्रवेश करेगा, मतलब 1 ईसवी तक इसी का प्रभाव रहता है। और ये जो है ये 1 ईसवी से 500 ईसवी तक ये रहती है प्राकृत। इसके बाद भाषा और सरल होगी तो भाषा क्या बन जाएगी? भाषा बनेगी सर अपभ्रंश। क्या बनेगी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश को हिंदी की माता के रूप में हमने पढ़ा था। ये सर 500 से लेकर 1000 ईसवी के आसपास का समय इसका रहेगा। इसके बाद जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है सर हिंदी में। अब यहां से सर हिंदी बनती है। क्या बनती है? हिंदी। यहां से अगर हिंदी बनेगी, हिंदी के पहले प्रमाण हमें दिखाई देंगे 1000 ईस्वी में, यानी हिंदी के पहली जो शुरुआत होगी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, ये इसका आदर्श समय हमने पढ़ा। ठीक है ना? स्वयंभू की भाषा अपभ्रंश, अरे वो तो हम बातचीत, हाँ बिल्कुल, स्वयंभू की भाषा अपभ्रंश, स्वयंभू का वाल्मीकि इन्हीं को कहते हैं। ठीक है ना? अच्छी बात है, मतलब स्वयंभू का वाल्मीकि नहीं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक है ना? स्वयंभू को कहते हैं। अच्छी बात है। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक, यहां तक बात हुई। 1000 ईस्वी में हिंदी के पहले प्रमाण, एक रचना आएगी जिसका नाम होगा पृथ्वीराज रासो। उसको प्रथम महाकाव्य कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और कहेंगे कि यहां से हिंदी की शुरुआत होती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं सर जी? हम पढ़ रहे हैं साहित्य। साहित्य किसका साहब? साहित्य सर हम पढ़ रहे हैं हिंदी का साहित्य। क्या हम संस्कृत का साहित्य पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या हम पाली प्राकृत का साहित्य पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या हम अपभ्रंश का साहित्य पढ़ रहे हैं? नहीं। कि सर जी हमारी परीक्षा में एक टर्म्स लिखा हुआ है हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य का जो अनुमानतः समय कि कहां से शुरू हुआ होगा, 1000 ईस्वी से लगभग। ठीक है ना? कि सर ना तो हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ रहे हैं, ना संस्कृत का साहित्य, ना पाली का, ना प्राकृत का, हम तो केवल इस भाषा का साहित्य पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हिंदी। ठीक, और इसका अनुमानतः जो स्टार्टिंग समय होगा वो होगा अप्रोक्स 1000 ईस्वी के आसपास। लेकिन क्या उस समय कोई कैमरा लेकर खड़ा था कि जैसे ही 1000 ईस्वी शुरू होगी तभी से हिंदी की शुरुआत मानी जाएगी? क्या कोई पक्के साक्ष्य हैं? नहीं सर, कोई कैमरा लेकर खड़ा नहीं था कि यहीं से हिंदी शुरू हो रही है क्या? नहीं। ये एक अनुमानतः समय है। अनुमानतः मतलब लोगों ने अज्यूम किया अपने तर्कों के आधार पर या अपने मतों के आधार पर। मैंने कहा कि सर अगर एक घर में 4 भाई हैं और 4 भाई की सोच बिल्कुल एक जैसी रहेगी क्या? नहीं भाई, किसी चीज को लेकर बड़ा भाई किसी और तरीके से सोचता होगा, दूसरा भाई किसी और तरीके से, तीसरा भाई किसी और तरीके से, चौथा भाई किसी और तरीके से सोचता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अलग अलग कवि आएंगे, अलग अलग कवि कहेंगे कि हिंदी की जो शुरुआत होगी वो इस समय से होगी। बहुत सारे कवि आए, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रैंडसन, राम कुमार वर्मा, राहुल सत्याकन जी, बहुत सारे कवि आएंगे जो कहेंगे कि हिंदी की शुरुआत इस तरीके से होगी। अब जैसे देखो, और हिंदी की शुरुआत के पहले समय को वो अलग अलग नाम देंगे। ठीक है ना? लेकिन सर ये एक अनुमानता समय है जो कि सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भी सवाल आते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा सवाल आएंगे, लेकिन ये एक अनुमानतः समय है, तो फिर हम अलग अलग व्यक्तियों के आधार पर उत्तर करेंगे। ठीक है? ये एक अनुमानतः समय हो जाता है। आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चले। अब देखो, अगर इसी समय के बारे में बातचीत करें कि सबसे पहले हिंदी का शुरुआती समय कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा समय आया, कौन से कवि आए, कौन से कवि, ये चीजें कहां से शुरू होती हैं, किसने एक जगह इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, किसने बांटने का प्रयास किया? तो सर हम जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत पर आ रहे हैं ना, तो उनका जो प्रारंभिक बिंदु था वो था कि हम इन पर केवल और केवल इनसे व्यापार करेंगे। बाद में उन्हें लगा कि यहाँ तो फूट डालो, शासन करो जैसी स्थिति है, तो वो बोले कि इन पर तो ऐसे ही शासन किया जा सकता है। शासन करने के लिए भाषा की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ इनके मत हैं, क्या कुछ है। तो वो अपने साथ एक अधिकारी को लेकर आएंगे और उस अधिकारी का नाम होगा जॉर्ज ग्रैंडसन। क्या होगा?
जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि यहाँ पर घूमो और देखो लोग क्या क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन से काव्य हैं, किस तरीके से लोग बातचीत करते हैं, क्या इनकी मान्यताएं हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी सबसे पहला प्रयास करेंगे हिंदी साहित्य को समझने का, कि हिंदी में कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से कवि हैं, क्या ये लोग हैं। उससे पहले कभी प्रयास भी नहीं किया गया कि हिंदी के साहित्य को लिखा जाए एक जगह, ठीक है ना। ये पहले व्यक्ति होंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी एक पुस्तक का नाम आएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, साहित्य केवल सुनने का विषय है। किसका विषय है? सुनने का। जितने अच्छे तरीके से आप साहित्य के सुनने वाले श्रोता बन गए, उतने अच्छे तरीके से आप साहित्य के सवालों को टैकल कर पाएंगे। और साहित्य को सुनने की स्थिति नहीं है तो समझो गई भैंस पानी में। साहित्य मतलब समाज के हित की भावना, और ये जितना अच्छे से आप सुन पाएंगे इसको, पूरा ध्यान क्लास में, ठीक है ना। अब देखो जरा कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी अंग्रेजों के द्वारा पहले अधिकारी हैं जिन्होंने प्रयास किया कि हिंदी के ये जो विभिन्न कवि हैं, इनका एक कच्चा चिट्ठा होना चाहिए, या इनका एक समय क्रम या काल क्रम की कौन से कवि का जन्म कब हुआ, इनका एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है ना। इनका एक लिखित दस्तावेज होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया और एक किताब लिखी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या लिखी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और उस किताब में हिंदी को 11 भागों में बांटा कि हिंदी के ये कवि हैं, हिंदी का जो शुरुआती समय है उसका नाम ये होगा, फिर शुरुआती समय के बाद जो है वो थोड़ा सा आगे का समय आएगा उसका नाम ये होगा, उसके बाद का समय उसका नाम ये होगा। इस तरीके से इन्होंने हिंदी के साहित्य को 11 भागों में बांटा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य को जो बांटा गया वो 11 भागों में। किसके? 11 भागों में। अब मैंने कहा था ना कि हमने एक आदर्श समय पढ़ा था कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत हुई है। 4 भाई हैं, किसी किसी के मत अलग भी होंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा कि भाई हिंदी की शुरुआत लगभग 700 ईस्वी के आसपास होगी। नहीं मानते ये 1000, ये बोलते हैं कि साहब 700 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत होगी। वही मानते हैं तो मानते हैं, लेकिन हमने एक आदर्श समय पढ़ा। क्या? हमने एक आदर्श समय पढ़ा 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है साहब। ये बोलते हैं कि जो हिंदी का शुरुआती समय है, जहां से हिंदी बननी शुरू हुई, उस समय को कहेंगे चारण काल। क्या कहेंगे? चारण काल। यानी हिंदी का शुरुआती बिंदु, उसको क्या बोल रहे हैं? चारण काल। ये सवाल आते हैं कि हिंदी के शुरुआती समय को जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने क्या कहा। आगे चलकर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन पढ़ेंगे, वहां पर हमें पता चलेगा कि हिंदी के शुरुआती समय को आदि काल कहते हैं, ठीक है ना, या वीर गाथा काल कहते हैं। तो आदि काल को चारण काल कहने वाले कवि कौन होंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। मतलब कि हिंदी के शुरुआती विकास के स्तर को नाम दिया गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा चारण काल। क्या नाम दिया? चारण। अब हमें सर ये 11 के 11 भेद पढ़ने तो नहीं है, बस 2 पढ़ रहे हैं कि सर हिंदी के बिल्कुल शुरुआती समय को जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने चारण काल कहा, और सबसे अंतिम समय को कहा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। ये उनका आखिरी विभाजन था, ठीक है ना, कि भाई यहां पर हिंदी कैसी चाल ढाल में ढली, ठीक है ना। तो 11 भागों में बांट रहे हैं। पहले का नाम चारण काल और अंतिम का नाम महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध, ठीक। अच्छा, गर्वित जी का हैप्पी बर्थडे है, आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं साहब, ठीक है ना, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अभी के लिए पूरा फोकस कहाँ रहेगा? यहाँ, ठीक है ना, यहाँ। अच्छी बात है। ये चीज, ये बीच का इंपोर्टेंट नहीं है कि मुगल दरबार में हिंदी कैसी रही, तुलसीदास के समय, मतलब ये अलग अलग भागों में बांट रहे हैं कि भाई तुलसीदास एक अलग ही कैटेगरी है कि वहां पर हिंदी कैसे ढली, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो सर एक तो पहला चारण काल और सबसे आखिर का ये। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएंगे सर मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाइयों का एक ग्रुप है। मिश्र बंधु एक ग्रुप है 3 भाइयों का, 3 सगे भाई हैं, तीनों सहोदर हैं, यानी एक ही गर्भ, मतलब एक ही माता के गर्भ से। ये बोले कि ना, 11 भागों में नहीं, हिंदी के साहित्य को हम 5 भागों में भी बांट सकते हैं। कि हिंदी में अब तक जितने भी कवि हुए हैं, या जिस जिस चाल में हिंदी ढली है, या क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी को 5 कैटेगरी में बनाकर पढ़ सकते हैं। पहली कैटेगरी यानी हिंदी का जो शुरुआती समय है, इसको ये नाम देंगे प्रारंभिक या आरंभिक काल।
और ये कहेंगे कि इसकी शुरुआत 643 से होगी। अब सर ये भी एक अलग भाई जो कह रहे हैं कि ना हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटो। जॉर्ज ग्रेनसन जी बोले 11 भागों में बांटो, ठीक है ना। इन्होंने कहा प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ध्यान रखना मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों? 5। जॉर्ज ग्रेनसन ने हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटने का प्रयास किया। ठीक, पहला याद रखना है कि हिंदी के शुरुआती समय को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अच्छी बात। उसके बाद सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे। अब जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए, तहलका सा मचा साहब। क्यों? क्योंकि एक ऐसा काल विभाजन देखने को मिला जो कि सटीक के सर्वाधिक नजदीक है, यानी सही होने के सर्वाधिक नजदीक है। इनसे ज्यादा सटीक काल विभाजन इससे पहले नहीं हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हिंदी साहित्य को अभी तक जितने भी लोगों ने बांटा है ना, सब गलत है। मैं असली तरीके से इन सभी कवियों को एक व्यवस्थित तरीके से बनाने का प्रयास करता हूं, या फिर व्यवस्थित तरीके से इनका एक कच्चा चिट्ठा करने का, तैयार करने का प्रयास करता हूं। वर्ष थी 1929। मैं माफी चाहूंगा, इसका 1929 करो। 1929 का समय था सर वो। 1929 में इस किताब का प्रकाशन होता है और किताब का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन हुआ 1929 में। और उस किताब के अंतर्गत संपूर्ण हिंदी के कवियों को 4 कैटेगरी में बांट दिया। और पहली कैटेगरी को कहा कि जहां से हिंदी शुरू हुई है उसको वीर गाथा काल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, फिर गद्य काल। यानी वीर गाथा काल को आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटने का कार्य जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज ग्रेनसन के द्वारा 11 भाग, मिश्र बंधुओं के द्वारा 5 भाग, ठीक है ना। जॉर्ज ग्रेनसन ने हिंदी के शुरुआती समय को क्या कहा? जॉर्ज ग्रेनसन जी ने कहा चारण काल, मिश्र बंधुओं ने कहा आरंभिक काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आएंगे वो कहेंगे कि हिंदी का जो शुरुआती समय है उसका नाम क्या होगा? वीर गाथा काल। क्या नाम होगा? वीर गाथा काल। बात समझ पाए? ठीक, हाँ साहब, हम थोड़ी थोड़ी बहुत बात अब रिलेट कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब देखो, इन्होंने कहा कि हिंदी की शुरुआत का जो पहला समय है वो रहा है 1050 विक्रम संवत। विक्रम संवत मतलब ईसवी की बात नहीं कर रहा। ध्यान रखो कि कोई भी विक्रम संवत जो है ना, कोई भी विक्रम संवत है उसमें से अगर आप 57 घटा देते हो, विक्रम संवत में से अगर आप 57 घटा देते हो तब आपको ईसवी प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर ये समय हमें ईस्वी में परिवर्तित करना होगा तो 1050 इन्होंने हिंदी की शुरुआत का समय बताया, हमने इसमें 57 घटा दिया तो हमें सर एक अंक मिल गया 993 ईस्वी। 993 ईस्वी। फिर हम बोले कि सर जो हम हिंदी का विकास पढ़ते हुए आए हैं, हमें पता चला कि हिंदी के पहले प्रमाण 1000 ईस्वी के आसपास मिले थे। ये इसके सर्वाधिक नजदीक था कि भाई 993 ईस्वी और 1000 ईस्वी में लगभग 7 साल का फर्क है, सर्वाधिक नजदीक है। लेकिन यहां पर तो सर कभी कभी कोई बोला 643, यहां पर ये बोले कि देखो 700 ईस्वी से। तो सर ये बड़ी ही अलग अलग प्रकार की स्थिति थी। सर्वाधिक सटीकता के नजदीक जो काल विभाजन किया गया है वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको लिख दिया तो था 1927 में ही, प्रकाशन 1929 में हुआ था, ठीक है ना, अच्छी बात है। विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, अर्थात ईस्वी में अगर इसको निकालें 57 घटा दो तो सर लगभग 993 ईस्वी। बात पल्ले पड़ी। यानी हिंदी साहित्य का सबसे सटीक काल विभाजन किसके द्वारा हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसी आधार पर, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रेरित ही हम हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं। यानी हिंदी साहित्य को, पूरे हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में बांटने वाले हैं। मतलब हिंदी की जो शुरुआत हुई अप्रोक्स 1000 ईस्वी से हुई, वर्तमान में 2025 चल रहा है, इसके बीच के समय को सर हम 4 खंडों में बांटकर पढ़ेंगे। और वो 4 खंड कौन कौन से हैं? वो 4 खंड हो जाते हैं सर आदिकाल। कौन से हो जाते हैं? आदिकाल। आदिकाल के बाद की स्थिति सर हो जाती है भक्ति काल की,
भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद की स्थिति हो जाती है सर हमारे रीति काल की। रीति काल के बाद सर एक काल आएगा जिसका नाम होगा आधुनिक काल। कौन सा काल हो जाएगा? आधुनिक काल। तो कुल मिलाकर सर ये 4 वेदों में इतने पूरे समय को हम पढ़ने वाले हैं, यानी इस पूरे समय को 4 काल खंडों में बांटकर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो विक्रम संवत में समय बताया है, लेकिन इसका जो आदर्श समय है वो क्या होगा? इसका आदर्श समय जो निकलेगा वो निकलेगा साहब 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत होगी, तो 1000 से 1350 तक तो ये चलता रहेगा। तो 1350 से लेकर 1650 तक का समय है वो भक्ति काल में डूबने का होगा, और जो 1650 से 1850 ईस्वी का समय है वो सर इसका होगा। और 1850 से लेकर अब तक, 1850 से लेकर अब तक सर हम बोल देंगे कि सर ये हिंदी, ये आधुनिक हिंदी का साहित्य है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य है, ठीक है ना। यानी शुरुआती समय लगभग 1000 ईस्वी, ये एक आदर्श समय या आदर्श काल विभाजन है, ठीक है ना। डन। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि सर जी हमें सबसे पहले पढ़ना है आदिकाल, यानी 1000 से लेकर 1350 के बीच का समय, इसके कवि, इसकी रचना इत्यादि इत्यादि चीजें हमें पढ़नी है। करें शुरू। यहां से हिंदी साहित्य आपका शुरू होता है, जहां से हम आदिकाल पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। अरे बोलो रे कुछ, ठीक है ना, बोलो रे। नींद आ रही है क्या कि गुरुजी हम तो सोने वाले हैं, ठीक है ना। हमको तो आ रही। गुरु कीचड़ में अगर अंगूठी गिरी हो तो क्या हाथ कूद कर, मतलब कीचड़ में अगर अंगूठी गिरी हो तो हाथ क्या कूद कर दिखे, मतलब पता नहीं क्या कह रहे हैं। अलग अलग कमेंट आ रहे हैं आपके कि गुरुजी हम कीचड़ में अंगूठी गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे छोड़ो रे, ठीक है ना, कि कीचड़ में अंगूठी गिराओगे, ठीक। डन। सर जी 57 ही क्यों घटाया जाता है? अच्छा मुझे बताओ, विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? 57 ही क्यों घटाया जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? सत्तावन से? कब से? कब से हुई? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? ये एक समय काल है, जब से विक्रम संवत की, जैसे मानकर चलिए अगर मैं कहूं कि एक विक्रम संवत है, क्या है? एक विक्रम संवत है, ठीक है ना। एक विक्रम संवत में अगर 57 जोड़ दिया जाएगा ना, तब सर हमें क्या प्राप्त होगी? एक ईस्वी में, माफी चाहूंगा, एक ईस्वी में अगर 57 जोड़ दिया जाएगा तब सर हमें विक्रम संवत प्राप्त होगी। यानी कि ये जो विक्रम संवत होगी 58, यानी एक है ये, तो 0 करोगे तो 57। इसका मतलब ये है 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इस वजह से 57 हम जोड़ते हैं, 57 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अगर ईस्वी निकालनी पड़ती है तब हम 57 जोड़ते हैं, तब जाकर हमें ईस्वी मिलती है विक्रम संवत से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा आगे चलते हैं, आगे चलते सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे आदिकाल। क्या पढ़ेंगे साहब? हम आदिकाल। हजारी प्रसाद पर अभी आएंगे, ठीक है ना। एक आदर्श वर्गीकरण सर हमने ये पढ़ा कि लगभग 1000 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से आधुनिक काल अभी बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं आगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे साहब अब आदिकाल। अब आदिकाल को सर हिंदी के शुरुआती समय को किसी ने तो कहा आदिकाल, किसी ने कहा चारण काल, किसी ने कहा प्रारंभिक काल, इस तरीके के अलग अलग नाम आते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि भाई मेरा नाम जितेंद्र सोनी है तो आप मुझे जितेंद्र सोनी ही कहें, भाई मेरे घर वाले मुझे जीतू बोलते हैं, इसी तरीके से अलग अलग व्यक्ति, और मेरे दोस्त लोग मुझे कुछ भी बोलते होंगे, ठीक है ना। तो बस वही है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज के अलग अलग नाम जानते हैं अपने अनुसार। इसी तरीके से हिंदी के शुरुआती समय को कोई तो आदिकाल कहेगा,
कोई चारण काल कहेगा, कोई आरंभिक काल कहेगा, कोई सिद्धि काल कहेगा, कोई बीज वपन काल कहेगा, इत्यादि इत्यादि नाम। तो जो सबसे पहला जो आदि काल हम पढ़ रहे हैं उसके नामकरण से अक्सर सवाल आते हैं। जैसे मैंने कहा जॉर्ज ग्रेनसन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य को बांटने का प्रयास किया और हिंदी के शुरुआती समय को उन्होंने नाम दिया चारण काल, यानी आदि काल को चारण काल कहने वाले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज ग्रेनसन। कौन है? जॉर्ज ग्रेनसन। ध्यान रखिएगा, हिंदी के शुरुआती समय जिसका वास्तविक नाम आदि काल है उसको चारण काल कहने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रेनसन। ठीक, चारण काल एक और व्यक्ति ने कहा जिस व्यक्ति का नाम है राम कुमार वर्मा। आगे चलकर पढ़ेंगे हम, इन्होंने चारण काल भी कहा और इन्होंने संधि काल भी कहा। क्या कहा इन्होंने? चारण काल और संधि काल। राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल दोनों भागों में बांटा, ठीक है ना, दो नाम रखे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से मिश्र बंधुओं को हमने पढ़ा था, इन्होंने कहा था आरंभिक काल, कि हिंदी के शुरुआती समय को आरंभिक काल कहो, यानी आदि काल को आरंभिक काल कहने वाले व्यक्ति कौन है? मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि काल को वीरगाथा काल कहा गया। कि गुरुजी याद कैसे करें? वैसे देखो, याद करने के लिए ना कुछ कुछ चीजें कि भगवान रामचंद्र तो बड़े ही वीर थे, ठीक है ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। उसके बाद राहुल सात्यकन जी ने आदि काल को यानी हिंदी के शुरुआती समय को सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग कहा। राहुल सात्यकन सर सा से शुरुआत हो रही है, सिद्ध सामंत युग, ऐसे याद करो। तो सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन है? राहुल सात्यकन। उसके बाद मैंने कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, खेत में जो बीज बोता है, फिर उसको सींचता है, फिर उसको पानी इत्यादि, कटाई, निराई, गुड़ाई इत्यादि करके फसल तैयार करता है, तो वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है सर किसान। किसान बड़े वीर होते हैं, इस वजह से वो वीर नहीं महान वीर होते हैं, इस वजह से वो जमीन का सीना चीर कर खेती करते हैं, ठीक है ना। तो सर महावीर तो खेत में बीज बोने का कार्य करते हैं, क्योंकि महावीर कौन है? किसान। महान वीर कौन है? किसान। किसान तो सर बीज बोने का कार्य करते हैं अपने खेत में, ठीक है ना। इसका मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के शुरुआती समय को बीज वपन काल कहा। क्या कहा? बीज वपन काल। ध्यान रखिएगा कि महान वीर कौन है? किसान। किसान अपने खेत में बीज बोने का कार्य करते हैं, ठीक है साहब। मैंने कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा वीर काल कहा गया। कैसे याद करें कि सर पूरे विश्व में जो नाथ का मतलब है स्वामी, पूरे विश्व में जो हमारे स्वामी यानी जो हमारे भगवान के मंदिर हैं, उन भगवान के मंदिर में प्रसाद लेना आम व्यक्ति की बात नहीं है। कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कि पूरे विश्व के ईश्वर के मंदिरों में प्रसाद लेना बस की बात नहीं है, आगे बहुत भीड़ होती है, प्रसाद लेने जाओगे तो पिछ जाओगे, बहुत भीड़ होती है, ठीक है ना। तो वह कार्य तो कोई वीर ही पुरुष या कोई वीर ही बालक करता है। जैसे अगर लेडीज या कोई महिला आगे लगकर प्रसाद की लाइन में लगे तो समानतः इतने धक्के लगते हैं पूछो मत। तो कोई लड़का या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उन धक्कों को सहन करते हुए भी प्रसाद लेकर चला है, उसे कहते हैं सर ओहो हो ये तो कोई वीर ही बालक है। यानी सर पूरे विश्व के ईश्वर के मंदिरों में प्रसाद लेने के लिए ना वीर व्यक्ति की हमें तलाश है, या कोई वीर कोई ऐसा योद्धा हो जो कि प्रसाद उस धक्का मुक्की में लेकर आ जाए। कभी सत्यनारायण की कथा होते हुए देखी है, अंत में जब वो प्रसाद बांटते हैं ना तो प्रसाद बांटते समय इतनी भीड़ लगती है, अरे पूछो मत, ठीक है ना। उनका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी के शुरुआती समय को हमने क्या माना कि सर हिंदी का शुरुआती समय माना लगभग 1000 ईस्वी। मैं फिर कह रहा हूं ये सवाल है आपके, अभी आगे चलकर हम सवाल भी करेंगे कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत होती है। यानी सर हिंदी की शुरुआत होती है 1000। शुरुआत को कहते हैं आदि। आदि का अर्थ क्या? प्रारंभ। यानी हिंदी के प्रारंभ के समय 1000 ईस्वी थी, यानी 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की शुरुआत हुई। इस वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहा। हजारी मतलब 1000, 1000 में हिंदी की शुरुआत आदिकाल, ठीक है ना। 1000 में हिंदी की शुरुआत आदिकाल, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहेंगे? आदिकाल। उसके बाद मैं कहूं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा एक तो संधि काल भी कहेंगे और चारण काल भी, यानी हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटेंगे और कहेंगे पहले का नाम संधि, दूसरे का नाम चारण। चारण काल कहने वाले सर ये भी हैं जॉर्ज ग्रेनसन। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल,
कि रामचंद्र शुक्ल बड़े वीर हैं, भगवान रामचंद्र बड़े वीर हैं। कि सर सात्याकन सिद्ध सामंत, ये भी सा से शुरू हो रहा है, वो भी सा से। मैंने कहा महावीर, महावीर मतलब बीज बोने का कार्य खेत में किसान करेगा, किसान तो महान वीर होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। कि सर विश्वनाथ यानी विश्व के ईश्वर के मंदिर में प्रसाद लेने का कार्य कोई वीर ही बालक कर सकता है, यानी विश्वनाथ प्रसाद जी के द्वारा वीर काल। हजारी प्रसाद 1000 ईस्वी में हिंदी की शुरुआत हुई, आदि का अर्थ शुरुआत या प्रारंभ होता है। 1000 ईस्वी में हिंदी की शुरुआत हुई। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, चारण काल। ऐसे याद करो कि राम जी 4 भाई थे, राम जी 4 भाई थे और चारों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, यानी संधि से रहते थे। संधि का अर्थ होता है मेल, की हमने पड़ोसी राज्य से संधि कर ली, जैसे अफगानिस्तान इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। संधि मतलब एक प्रकार का समझौता, ठीक है ना। तो भाई राम जी 4 भाई थे और चारों भाई बड़े संधि के साथ रहते थे, ठीक है ना, ऐसे याद करो, ठीक है ना। अच्छा, एक का सवाल का मुझे उत्तर बता, एक का सवाल का उत्तर। रुको जरा, हाँ एक बार रुकना जरा। उत्तर बत बताओ रे। हिंदी को बीज वपन काल किसने कहा, मतलब हिंदी साहित्य की शुरुआती समय को बीज वपन काल कहने वाले व्यक्ति कौन है। बीज वपन काल कहने वाले व्यक्ति कौन है, कौन है रे। खेत में बीज कौन बोता है, सर किसान। किसान क्या होता है, महान वीर। क्या होगा जी इसका उत्तर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा वीर गाथा काल कहने वाले व्यक्ति कौन है। हिंदी के शुरुआती समय को वीर गाथा काल किसने कहा, हिंदी के शुरुआती समय को वीर गाथा काल कहने वाले व्यक्ति कौन है। वीर गाथा काल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ना राजाओं की वीरताओं का उल्लेख होगा, रासो साहित्य फलाना साहित्य ये वो, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर क्या होगा, वीर काल कहने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र, भगवान राम बड़े वीर थे। मैंने कहा वीर काल कहने वाले कौन है, वीर काल कहने वाले कौन है, वीर काल कहने वाले कौन है। भाई वीर काल देखो, अगर मंदिरों से प्रसाद लेकर आना हो, मंदिरों से, मंदिर किसके, ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के मंदिर, और पूरे विश्व में है। इसका मतलब सर इसका जो उत्तर होगा विश्वनाथ, विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है ना। अच्छी बात। मैं कहूं कि आदिकाल को आदिकाल कहने वाले व्यक्ति कौन है, आदिकाल को आदिकाल मतलब आदि का अर्थ होता है सर शुरुआत, और हिंदी की शुरुआत होती है 1000 ईस्वी में, मतलब हजारी प्रसाद। हजारी मतलब 1000, कि सर इसका उत्तर क्या होगा, हजारी प्रसाद। इसका उत्तर क्या होगा, हजारी प्रसाद, ठीक है ना, हजारी प्रसाद। ठीक। मैं कहूं चारण काल कहने वाले व्यक्ति कौन है, तो चारण काल 2 लोगों ने कहा। हमें पता चला चारण काल एक तो भगवान श्री राम 4 भाई थे, कि सर यहाँ पर राम कुमार वर्मा, राम, और वहां पर से चारण काल हिंदी साहित्य का सबसे पहला विभाजन किया था जॉर्ज ग्रेनसन ने। जॉर्ज ग्रेनसन जी भी इसको क्या कहेंगे, चारण काल। ठीक। मैं कहूंगा आरंभिक काल, ये सर मिश्र बंदियों ने कहा। मैं कहूंगा कि सर सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत काल सर राहुल सातयाकन जी ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, और विश्वनाथ प्रसाद जी कहेंगे वीर काल, हजारी प्रसाद जी कहेंगे सर आदिकाल, राम कुमार वर्मा जी कहेंगे चारण काल या संधि काल। ठीक, डन। अब हमें पढ़ना है आदिकाल, और आदिकाल को पढ़ने से पहले ना इस वाले मैप पर पूरी निगाहें गड़ाओ, पूरी निगाहें। मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, शायद अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो। देखो ये हमारा क्रम रहेगा साहित्य पढ़ने का, यानी हम जो हिंदी साहित्य पढ़ेंगे ना वो इस क्रम में पढ़ेंगे, और ये लगभग लगभग 15 दिन का कॉन्सेप्ट है।
15 दिन मतलब 15 दिन में आप 3 या 4 सवाल हिंदी साहित्य से होते हैं यूपीएसआई में। ठीक, अब देखो पूरा ध्यान रखो यहाँ पर, है ना, पूरा ध्यान कहाँ, यहाँ पर रखो। देखो जरा कुछ बातें यहाँ पर समझो कि सर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आदिकाल, जिसको सर हम वीर गाथा काल कहते हैं। आदिकाल के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के साहित्य आते हैं, जिसमें से पहला साहित्य सिद्ध साहित्य, फिर आता है नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य आपके लिए इंपोर्टेंट है, सिद्ध साहित्य भी और नाथ भी, प्रकरणी साहित्य आता है, अपभ्रंश काव्य आता है, और कुछ फुटकर रचनाएं आती हैं इसी समय की। इतनी सारी चीजें सर हमें आदि काल में पढ़नी है। फिर सर भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत, सूफी, आख्यान काव्य और फुटकर रचनाएं। फिर सर रीति काल के अंतर्गत रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त कवि हम पढ़ेंगे। फिर सर आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता इत्यादि इत्यादि, प्रगतिवाद वगैरह, इन सब चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सर शुरू करते हैं आदि काल को, और आदि काल में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य। क्या पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अलग अलग कवि आएंगे, उनकी कुछ रचनाएं इंपोर्टेंट होंगी, और उन रचनाओं के साथ साथ ना कुछ चीजें हमें समझते हुए चलनी है। स्टार्ट कर रहे हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का मतलब क्या है, आदिकाल। आदिकाल के ही पार्ट हैं ये, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रगणी साहित्य, अपभ्रंश और फुटकर। सिद्ध साहित्य कि साहब देखो, अब यहां से सर हमारा क्या शुरू होता है, सिद्ध साहित्य। क्या शुरू होता है, सिद्ध साहित्य। अब शुरू हो रहा है जी आपका हिंदी साहित्य। हालांकि नामकरण से भी अक्सर सवाल आते हैं। जैसे मानकर चलिए मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, साहब मुझे बताओ इस वाले सवाल का उत्तर क्या हो, इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया, यानी हिंदी के शुरुआती समय को आदिकाल किसने कहा। किसकी परीक्षा है, आप ही की। किसकी परीक्षा है, आपकी। आपकी ही परीक्षा का सवाल है कि हिंदी साहित्य के जो शुरुआती समय यानी प्रारंभिक जो समय है उसको आदिकाल कहने वाले कौन है। सर आदि का मतलब क्या होता है, शुरुआत, और हिंदी की शुरुआत सर 1000 ईस्वी के आसपास से होती है। 1000 ईस्वी के आसपास, यानी सर हजारी प्रसाद द्विवेदी है क्या कहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है क्या, ये रहा सर ए इसका उत्तर। आप ही की परीक्षा का सवाल था। ठीक, डन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब सर शुरू करते हैं, कौन सा साहित्य जी, हमारा सिद्ध साहित्य। ठीक, कहाँ गया, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। मैं फिर कह रहा हूं, देखो साहित्य जो है ना केवल सुनने का विषय है, चुपचाप से बस केवल सुनना, और सुनने के बाद की स्थिति क्या होगी, फिर हम इसके सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे, या सवालों की प्रैक्टिस आप यूट्यूब से दुगनी स्पीड पर वीडियो देखकर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर 3 दिन में हमने केवल आदिकाल के ही सवाल किए हैं, लेकिन अगर थ्योरी पढ़ने के बाद वहां के सवाल करोगे ना तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब देखो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं चेयर को कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए साइड, क्या कर देता हूँ, चेयर को कर देते हैं साइड। सिद्ध साहित्य, अब देखो समानता समझना कि सर सिद्ध वज्रयानी थे, कौन थे, वज्रयानी। और सर इसका मतलब क्या है कि सिद्ध वज्रयानी थे, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये जो सिद्ध साहित्य है ना, इस पर बौद्ध संप्रदाय या फिर बौद्ध मत का विशेष प्रभाव था। ये वज्रयानी जो है ना, ये बौद्ध संप्रदाय की ही एक शाखा है, ठीक है ना, अच्छी बात है। यानी सर सिद्ध वज्रयानी थे। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, किसकी थी, बौद्ध धर्म की। कहने का मतलब बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, एक तो टूटा हीनयान और एक टूटा महायान में, ठीक है ना, एक हीनयान में एक महायान में, जिसके अंतर्गत हीनयान जो परंपरा के रूप में बौद्ध सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया। हीनयान ने कहा कि हम बौद्ध परंपरा के रूप में अपनाने का प्रयास करेंगे, उसमें से कुछ मौलिक परिवर्तन कर पंथ को आधार तैयार किया। महायान में बोधिसत्व गुणों के मानवीकरण हुए। यहां पर आपके लिए काम की जानकारी नहीं है, ठीक है ना, आपको यहां पर ध्यान देने का प्रयास करना है कि जो हमारा महायान है ना, महायान में कुछ मौलिक परिवर्तनों के साथ स्वीकार की गई चीजें, ठीक है ना, अच्छी बात है। महायान में जटिल कर्म कांड का विकास हुआ। महायान में किसका हुआ, जटिल कर्म कांडों का विकास, और जटिल कर्म कांड का विकास हुआ, इसी ही नवीन इंद्रियजालिक रहस्यवाद कहते हैं। जटिल कर्म कांड का मतलब प्रभाव ऐसे कि यहाँ पर कर्म कांड की क्रिया यानी मृत्यु के बाद के जो क्रियाक्रम होते हैं ना, वहां पर बड़ी ही जटिल प्रक्रिया या बड़ी ही सिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। इसी को कहा गया नवीन इंद्रियजालिक रहस्यवाद। अच्छा सर फिर इसका मतलब क्या है कि सर इंद्रियजालिक शक्तियों को प्राप्त करना और अपना उद्देश्य बनाना ये सिद्धों का कार्य था।
ये किसका कार्य था? ये सिद्धों का। इस शक्ति को वह कहते थे वज्र। क्या बोलते थे? वज्र। यानी जो कर्म कांड के बाद की जो सिद्धि इत्यादि प्राप्त करने की शक्ति है उसे वो बोलते थे वज्र। और वज्र थे तो इन्हीं सिद्धों को फिर कहा गया वज्रयानी। यानी ये बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है जो कि वज्रयानी है, जो कि सिद्ध के रूप में हम पढ़ रहे हैं। बात पल्ले पड़ी। यानी सर बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। महायान के अंतर्गत जटिल कर्म कांडों का विकास हुआ और जटिल कर्म कांडों को कहा गया नवीन ऐन्द्री जालिक। और नवीन ऐन्द्री जालिक जो परंपरा थी ना, इसमें ना जो शक्ति होती थी उस शक्ति को कहा जाता था वज्र। इस वजह से सिद्धों को वज्रयानी कहा गया। क्या कहा गया? वज्रयानी। ठीक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर यहां पर क्या हुआ? इस संप्रदाय का नाम पड़ता है वज्रयान। क्या पड़ता है? वज्रयान। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो सिद्धों की संख्या आएगी ना, सिद्धों की संख्या आएगी 84, 84 सिद्ध। कितने आएंगे? 84 सिद्ध। अब हमें 84 के 84 सिद्ध तो पढ़ने नहीं है, हमें कुछ सिद्ध पढ़ने हैं और उनकी कुछ कुछ रचनाएं पढ़नी है। जैसे कि अगर जो सबसे पहले शिष्य आएंगे, मतलब जो सबसे पहले सिद्ध आएंगे, वो आएंगे जिनका नाम है सरहपा। क्या है? सरहपा। सरहपा पहले है, इस वजह से इनको आदिम सिद्ध भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरहपा। कौन कहा जाएगा? ये सब आदिम सिद्ध कहे जाएंगे। आदिम सिद्ध। यूपीएसआई ने एक सवाल पूछा, एक किस राजा के समकालीन है? तो एक राजा है जिनका नाम है धर्मपाल। पाल वंशीय एक राजा होंगे जिनका नाम होगा धर्मपाल, उसके समकालीन ये रहेंगे। इनकी जन्म और मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, अनुमानतः है। मतलब कि सर ये सबसे पुराने हैं। वज्रयानी में 84 सिद्धों में सरहपा को आदिम सिद्ध माना गया है। इनके दूसरे नाम थे राहुल भद्र और सरोज वज्र। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना कि इनको आदिम सिद्ध कहते हैं सरहपा को। 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध हैं। ठीक। अच्छा कि सर ये राजा धर्मपाल जो कि पाल वंशीय राजा है, उनके समय कालीन है। तो इस वजह से हम मानते हैं कि पाल वंश के राजा धर्मपाल का समय काल ये है, तो ये इस समय के आसपास के सिद्ध हैं। ठीक है ना? अच्छी बात है। इसके बाद राहुल सातत्यकन ने सरहपा को, मतलब राहुल सातत्यकन जी ने, जिन्होंने आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहा, राहुल सातत्यकन जी ने इनका जो समय बताया है 769 ईस्वी। लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दो चार बात, आदिम सिद्ध है, सबसे पहले सिद्ध है। 84 सिद्धों में सबसे प्रमुख तो नहीं, हाँ, लेकिन इनको आदिम सिद्ध के रूप में जाना जाता है। प्रमुख तो अभी आगे आएंगे। ये राजा धर्मपाल के समकालीन है। इनके एक शिष्य हुए और इन शिष्य का नाम आता है सबरपा। क्या आता है? सबरपा। ध्यान रखिएगा, ये है सरहपा। ये क्या है? सरहपा। सरहपा के एक शिष्य आएंगे जिनका नाम होगा सबरपा। नींद तो नहीं आ रही? नींद आने लगी? देखो साहित्य की एक खास बात है, साहित्य पढ़ते समय अगर आपको नींद आ रही है तब तो साहब बिल्कुल चीजें सकारात्मक तरीके से चल रही हैं। और साहित्य पढ़ते समय अगर आपको झमाई नहीं आ रही या अगर आपको नींद नहीं आ रही, तब तो साहब तो समझो फिर आपको कुछ साहित्य नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना? फिर तो यह है कि इससे अच्छे तो सवाल कर लो फिर तो। ठीक है ना? अगर आप जैसे ही मुझे पता चला कि ज्यादा बोर हो रहे हो तो तुरंत फिर मैं आपको सवालों पर लेकर चलूंगा। ठीक है ना? ध्यान रखना। ठीक है? मेरा व्यक्तिगत मत है कि पहले थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लो। ठीक है ना? पहले थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हालांकि सवाल तो YouTube पर भी हैं, सवाल तो हम यहाँ पर भी करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो थ्योरी है ना, जरूरी है। ठीक है ना? जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? डन। कि सर एक है सरहपा जिनको आदिम शिष्य कहते हैं, 84 सिद्धों में से सबसे पहले हैं, राजा धर्मपाल के समकालीन है। इनके एक शिष्य आएंगे जिनका नाम है सबरपा। और सबरपा की जो रचनाएं है ना, एक है चर्यापद। और चर्यापद जो है ना, मैं इस पर 5 स्टार लगा रहा हूं। ठीक है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चर्यापद किसकी रचना है? ये रचना है सबरपा जी की। और सबरपा कौन है? सरहपा के शिष्य हैं जो कि 84 सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अच्छा, एक है सर महामुद्रा वज्र गीति। क्योंकि ये वज्र यानी थे तो वज्र शब्द से आपको याद रहेगा कि सर महामुद्रा वज्र गीति और वज्र योगिनी साधना, ये इनकी 3 रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन है।
ये भी पाल वंशीय राजा धर्मपाल के क्या होंगे, ये भी समकालीन होंगे। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में ऐसा नहीं था कि गुरु और शिष्य की आयु में बहुत अंतर होता हो, ना ना ना, लगभग समकालीन। कई बार ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आयु में तो छोटा है लेकिन ज्ञान में अधिक है, तो जो बहुत सारे बड़े भी लोग थे ना, वो उनको अपना गुरु माना करते थे। जैसे इस वाले बैच में आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी आयु मुझसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे अभी मैं लगभग 30 वर्ष का हूं, लगभग 30 का अभी नहीं हूं, छोटा ही हूं उससे, हाँ, लेकिन 30 का हो जाऊंगा। तो आप में से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो कि 30 से ज्यादा के होंगे, होंगे ना। कोई एक्स सर्विसमैन होगा, कोई कोई होगा, ठीक है ना, जिनको आयु में छूट मिली होगी, ठीक। तो बस वही है कि सर ये लगभग समकालीन ही थे, ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन है, लेकिन इनसे इनके गुरु थे सरहपा जी, ठीक है ना। सर जी मेरी 35 साल है, ये भी ठीक है साहब। देखो साहब 35 साल के हैं आशीष विश्वकर्मा जी। प्रीति जी कहने गुरुजी मैं तो 28 की हो गई। अच्छी बात है गुरुजी, मैं तो 21 का हूँ, मैं 22 का हूँ लगभग, तो फिर आप छोटे हो हमसे, ठीक है ना, अच्छी बात। अब देखो जरा गुरुजी आप तो बहुत चॉकलेट हैं। सर जी आप तो बहुत अच्छा छोटे हैं, मुझे लगा चॉकलेट है। आप तो बहुत छोटे हैं, हाँ तो ठीक है, मैं बहुत छोटा हूँ। राज किशोर जी कह रहे हैं गुरुजी 32 है मेरे, ठीक है, मेरी 23 है। तो मैं जी कह रही अब देखो जरा, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब ये जो सरहपा जी, ये जो सबरपा जी है ना, इनके द्वारा इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। हालांकि थोड़ी बहुत स्मरण में बात रखनी है कि बाहरी दिखावी की जिंदगी, इसका विरोध किया है और सहज जीवन पर बल देने का प्रयास किया, सहज जीवन पर बल देने का प्रयास किया। आगे बढ़ो रे। उसके बाद सर इनके एक शिष्य आएंगे लुईपा। लुईपा को नहीं छोड़ना है, लुईपा को नहीं छोड़ना है। लुईपा जो है ना, देखो सबसे पहले पढ़े सरहपा, सरहपा के शिष्य हैं सबरपा, और सबरपा के शिष्य हैं लुईपा, सबरपा के शिष्य हैं लुईपा। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन है। लगभग ये तीनों जो है ना गुरु शिष्य, ये एक दूसरे के समकालीन ही है, ज्यादा छोटे बड़े नहीं है, ठीक है ना। अच्छा कि सर ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन होंगे। इनका जो समय माना जाएगा 773 ईस्वी, याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये सब रपा की शिष्य हैं, ये याद करने वाली बात है। इनका एकमात्र उपदेश प्रधान रचना जो है ना, वो है लुईपाद गीत का, यानी लुईपाद गीत का में इनके उपदेश संकलित हैं। हालांकि रचना तो इनकी और है, लेकिन लुईपाद गीतका में इनके उपदेश लिखे हुए हैं कि इन्होंने क्या क्या उपदेश दिए शिष्यों को, ठीक, अच्छी बात है। ये एक प्रकार का खंड काव्य है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखो डॉक्टर नगेंद्र एक व्यक्ति हैं आधुनिक युग के, डॉक्टर नगेंद्र एक व्यक्ति हैं आधुनिक युग के। वो अपने मत के अनुसार कहेंगे कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा को ही मिला है। मतलब ऐसे कोई व्यक्ति जो साधना में लीन रहते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं, जो सिद्ध हैं, वो है लुईपा। कौन है? लुईपा। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। राहुल सात्यकन जी जो है ना, राहुल सात्यकन जी जो है, राहुल सात्यकन जी ने इनकी 2 रचनाएं मानी है। कौन कौन सी? एक तो मानी बुद्धोध्य, बुद्धोध्य, और दूसरी मानी है अभिसमय विभग। ये अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मानी गई रचना है। जैसे कि सर कर्णपान की एक रचना आएगी चर्या चर्या विनिश्चय। कौन सी आएगी? ये कर्णपा की रचना आएगी, उसमें इनके बारे में कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है। वहां पर कहेंगे ये सहज धर्म के प्रथम आचार्य हैं। कर्णपा अपनी रचना में कहेंगे लुईपा के बारे में कि ये सहज धर्म के प्रथम आचार्य माने गए हैं। आगे चलो रे, आगे चलो, ठीक है ना। अब सर एक जो कवि आएंगे उनका नाम होगा डोम्बिपा या डोबिपा, ठीक है ना। इनकी एक रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक प्रकार की डिक्शनरी है, ठीक है ना। लुईपा, लुईपा की 21 रचनाएं मिलती हैं हमें। इनमें से एक रचना है शब्दकोश पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाचियों को संकलित किया गया है, यानी एक प्रकार की डिक्शनरी के रूप में। शब्दकोश पर्यायवाची, इनमें से वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया गया है। काफी अच्छी रचना है, ठीक है ना, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। एक है अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है, अच्छी बात। आगे चलते हैं, फिर आते हैं सर कर्णपा। कर्णपा भी 84 सिद्धों में से एक है। कर्णपा की एक पुस्तक है चर्या चर्या विनिश्चय, काफी फेमस है। कहाँ गई? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका कोई समय है, और इनके साथ साथ सर नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा भी इनका कोई समय बताया गया। समय हमें याद नहीं रखना है।
तो सर क्या कि सर इनके कुछ कुछ उपनाम और इनकी रचना बस हमें याद रखनी है और कुछ विशेष तथ्य। इनके बचपन के नाम, इनका रंग क्या था? काला था। काला होने के कारण इनको कर्णप्पा, कृष्णप्पा आदि नाम से भी जाना जाता है। इनके समकालीन जो राजा है उनका नाम है देवपाल। इनकी रचनाएं रचनाएं अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने कर्णप्पा की 74 रचनाओं का जिक्र किया है कि इनकी 74 रचनाएं हैं। राहुल सातकर्णी के अनुसार इनकी 32 रचनाएं मानी गई हैं। आपको ना 32 पढ़नी है ना 74, आपको केवल एक रचना ध्यान में रखनी है जिसके बारे में देखो अभी हमने चर्चा करी थी कि भाई कर्णप्पा ने अपनी रचना, जिनकी रचनाएं चर्या चर्या विनिश्चय फेमस है, ठीक है ना। चर्या चर्या विनिश्चय किसकी है? कर्णप्पा की, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कर्णप्पा की कौन सी है? चर्या चर्या विनिश्चय, ये रही। इसका नाम है आचरण के, मतलब इसमें आचरण के कुछ पद लिखे थे, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब देखो काव्य दृष्टि से सिद्धियों में कर्णप्पा सबसे श्रेष्ठ और बड़े कवि हैं। क्यों? क्योंकि इनके सर्वाधिक सिद्ध हैं, ठीक है ना। राहुल सातकर्णी के अनुसार कर्णप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। 84 सिद्धों में सबसे अधिक शिष्य कर्णप्पा के थे। इनके विद्वत्ता से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए थे, यानी सिद्ध भी इनके शिष्य बन गए थे। 84 सिद्ध थे, 84 में से बहुत सारे सिद्धों ने इनको अपना गुरु मान लिया क्योंकि विद्वत्ता की स्थिति में ये बहुत ऊपर है। सबसे प्रमुख जो होंगे वो कौन होंगे? यही होंगे, ठीक है ना। कौन होंगे? कर्णप्पा। इसके बाद की स्थिति सर किसकी आती है? वो आती है सर कुक्कुरिप्पा की, लेकिन इनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर से इसके बाद आता है नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य हम पढ़ेंगे कल। नाथ साहित्य कब पढ़ेंगे? कल वाली क्लास में, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक सवाल का उत्तर बताओ मुझे, एक दो सवाल के उत्तर बताओ रे, ठीक है ना। एक दो सवाल के उत्तर, एक सवाल का उत्तर बताओ सभी लोग, एक सवाल का। अरे भाई कुछ असर पड़ रहा है। अरे किस पर असर पड़ रहे हो भाई तुम, ठीक है ना, कि सर जी असर पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसका उत्तर बताओ रे, बताओ। सर जी अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो साहब पहले ग्रेजुएशन को कंप्लीट करिए साहब, ठीक है ना, अच्छी बात है। ठीक, चलिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अच्छा। देखो नाम क्या है? बीज वपन काल। बीज, बीज बोने का कार्य सर किसान करता है खेत में। किसान होता है महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक। ये उत्तर हो जाएगा, क्या बात है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आदिकाल के कुछ सवाल यूट्यूब पर भी करवाए गए हैं 1-2 दिन में। उन सवालों को भी अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना, करिएगा जरूर। सर छंद की पीडीएफ भेज दीजिए प्लीज सर जी, प्लीज 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 प्लीज। क्या बात है, ठीक है जी, मैं आज ही बात करता हूँ, ठीक है ना। सर जी नए बैच में प्रैक्टिस स्टार्ट करवाओ प्लीज, बहुत जल्दी वहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो संभावित प्रश्न है उन पर भी, ठीक है ना। अच्छा अगला सवाल लो भाई, अगला सवाल लो। ये रहा कि आदिकाल की रचना, इसको शायद आप अभी कर नहीं पाओगे, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले आप पढ़ोगे कि भाई कौन कौन सा काव्य है, कि आदिकाल की कौन सी रचना है, कौन सी नहीं है। इसको आप अभी नहीं, थोड़े समय के बाद करोगे, ठीक है ना। इस वाले सवाल को, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो को बाद में, जिन्हें तूतीय हिंद भी बोलते हैं, जिन्हें हिंद का सितारा भी बोलते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। तबले का, मुकुरियों का, पहेलियों का, सितार का आविष्कार यही करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।